दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर सिंह अपने यूट्यूब के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों वैसे तो मैंने आज वीडियो बनानी थी, राव इंद्रजीत जी ने जो स्टेटमेंट दी थी, वहाँ जो एक वो धार्मिक फंक्शन में या मंदिर में गए थे, वहाँ पर भगवानपुर के बारे में जो उन्होंने कहा था, तो उनकी स्टेटमेंट का विश्लेषण करना था। लेकिन कल मैंने आपको कहा था कि मैं वीडियो बनाऊंगा, राव इंद्रजीत जी अब भी जो हरियाणा के सीएम बन सकते हैं 2025 में ही। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से कांग्रेस ने उनको खुदे लाइन लगा रही, जिस हिसाब से बीजेपी उनको खुदे लाइन लगा रही है, उसके लिए उससे ये लगता है कि राव इंद्रजीत जी है, उनका पॉलिटिकल कैरियर वो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैंने कहा था कि ऐसा भी नहीं है, अगर राव इंद्रजीत जी चाहें तो वो अब भी सीएम बन सकते हैं। तो वो कैसे सीएम बन सकते हैं, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इंद्रजीत जी हैं, किसी को भी ये डाउट नहीं है कि वो पूरे दक्षिण हरियाणा के सबसे बड़े नेता हैं और उनके अंदर इतना तो मादा है कि वो कम से कम 10-12 सीट हैं वो अपने दम पर जिता सके और यही उनकी ताकत है। लेकिन उन्होंने कभी भी अपनी ताकत का इस्तेमाल ढंग से नहीं किया या नहीं कर पाए, ये उनकी कमजोरी है। जब वो कांग्रेस में थे तो उन्होंने सीएम बनने का विचार तो किया था, लेकिन वो नहीं बन पाए, तो उन्होंने कोई विरोध भी नहीं किया और वो आराम से मतलब जो भी उनको पद मिला, जैसे भी मिला, वो शांत बैठ गए। तो ये उनकी शराफत थी। हालांकि कांग्रेस में कुछ ऐसे भी नेता हैं जो अगर निर्दलीय चुनाव लड़े तो वो अपनी सीट भी नहीं निकाल सकते, लेकिन वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, खासकर जिसको SRK की जोड़ी कहा जाया करता। तो वो उनका तो ये हाल है, सीएम बनने की इतनी ज्यादा महत्वाकांक्षा है कि रात को अगर उनकी नींद भी खुल जाती है तो नींद खुलते ही वो ये चिल्लाने लग जाते हैं कि हमें सीएम बनना है, सीएम बनना है। जबकि हकीकत ये है कि वो 2 सीट भी नहीं निकलवा सकते कांग्रेस के अंदर। जबकि राव इंद्रजीत जी हैं, वो पूरे दक्षिण हरियाणा के लोकप्रिय नेता हैं। और जब बीजेपी का राज आया तब भी राव इंद्रजीत जी ने ये सोचा था कि अब की बार चलो सीएम का शायद उनका वो दावा है वो बीजेपी सरकार मान लेगा, कांग्रेस पे जो सॉरी बीजेपी पार्टी हाईकमान है शायद उनके दावे को स्वीकार कर ले और वो मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन वो बीजेपी में भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। हाँ, ये बात सही है कि उन्हीं के समर्थन की वजह से हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार आई और अगर वो बीजेपी में ज्वाइन नहीं करते तो हरियाणा के अंदर बीजेपी की सरकार नहीं आती। लेकिन फिर भी जिस प्रकार कांग्रेस ने तो मैं नहीं कहूंगा, भूपेंद्र हुड्डा की कहूंगा कि भूपेंद्र हुड्डा ने जिस प्रकार उनको साइड लाइन लगाया, इसी तरह बीजेपी में हालांकि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी हैं वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन राजनीति अपनी जगह है, सम्मान अपनी जगह है। तो जिस पर मनोहर लाल खट्टर जी ने उनको साइड लाइन लगाया, उससे ये लगने लग रहा है कि राव इंद्रजीत जी की जो पॉलिटिक्स है वो ज्यादा लंबी नहीं बची हुई है। क्यों? क्योंकि एक तो उनकी एज ज्यादा है, दूसरा फिर ये है कि उनकी बेटी जो आरती राव है वो इतनी ज्यादा कद्दावर नहीं है जितने वो कद्दावर हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो दो ही रास्ते हैं मेरे हिसाब से तो राविंदर जी के सामने, या तो अपने चुपचाप सरेंडर कर दें, जैसा कि अब लग भी रहा है। हालांकि उन्होंने प्रयास जरूर किया था ये डिनर डिप्लोमेसी के थ्रू, लेकिन इसका पलटवार ऐसा होगा, बीजेपी इतनी नाराज हो जाएगी, वो खुद राव इंद्रजीत जी को भी उम्मीद नहीं थी और मामला इतना ज्यादा तूल पकड़ेगा कि डैमेज कंट्रोल करने के लिए खुद पीछे हटना पड़ा राव इंद्रजीत जी को। लेकिन मैं समझता हूँ कि राव इंद्रजीत जी को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अकेले नहीं है, अब उनके साथ उनकी बेटी आरती राव जी का भी भविष्य जुड़ा हुआ है। और इतने कद्दावर नेता के बाद अगर राव आरती राव जी उनकी जो विरासत है वो आगे नहीं बढ़ा पाई, इतने दमदार तरीके से नहीं बढ़ा पाई, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद ये उचित भी नहीं होगा और आरती राव जी को भी कमतर ही आका जाएगा। कि वो सिर्फ उनकी जो पहचान होगी वो आरती राव जी के नाम से नहीं, सिर्फ राव इंद्रजीत जी की बेटी के नाम से होगी, जो उनके पॉलिटिकल कैरियर के लिए अनुचित ही होगा। तो खैर दोस्तों, मैंने बताया था कि ऐसा क्या हो सकता है कि 2025 में ही, यानी इसी साल, राव इंद्रजीत जी हैं वो सीएम बन रहे हैं। तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है और वो ये है कि जो उनके 11 समर्थक हैं वो उनसे इस्तीफा दिलवाएं और अलग पार्टी बनाएं। अगर वो इस्तीफा देते हैं तो ये 11 सीट खाली हो जाएंगी और उपचुनाव सरकार को करवाना ही करवाना पड़ेगा। और वो उपचुनाव में अगर राव इंद्रजीत जी अपने 11 समर्थकों को जिता पाते हैं
तो अल्पमत में आ जाएगी बीजेपी सरकार, और अल्पमत में आते ही कम से कम राव इंद्रजीत जी के पास ये 11 सीट होंगी, तो उनको 2 सीटों का समर्थन मिल जाएगा। जो इनेलो है, INLD है, उनका भी समर्थन मिल जाएगा। और एक समर्थन जो 3 निर्दलीय है, उनमें से राजेश जून है, वो राजेश जून का बादरगढ़ के जो विधायक हैं, उनका भी उन्हें समर्थन मिल सकता है। क्यों? क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा से नाराजगी है राजेश जून की, कांग्रेस से नाराजगी नहीं है, या फिर बीजेपी से इतना ज्यादा मोह नहीं है। अगर राव इंद्रजीत जी किंग मेकर की भूमिका में आते हैं तो राजेश जून का उन्हें समर्थन मिल सकता है। यानी 11 और 3 14 उनके पास सीट होंगी, और वो किंग मेकर की भूमिका में आराम से आ जाएंगे। और ऐसे में कांग्रेस उनको थाली में सजा के सीएम की जो सीट है वो उनको देगी, और राव इंद्रजीत जी सीएम बन सकते हैं। और अगर वो सीएम बनते हैं तो इसका फायदा सिर्फ उन्हें नहीं होगा, पूरे दक्षिणी हरियाणा को होगा। क्यों? क्योंकि पिछले 10-20 साल से जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर विकास होना चाहिए था, वो अभी तक विकास नहीं हो पाया। और उसकी वजह भी अगर कोई है तो वो सिर्फ राव इंद्रजीत जी है। उनका बड़ा कद है, और उनके बड़े कद को छोटा करने के चक्कर में जो उपेक्षा दक्षिण हरियाणा की गई है, उसकी ये वजह है। तो मुझे लगता है कि इसमें राव इंद्रजीत जी को ये कदम उठा लेना चाहिए। और अगर वो ये कदम नहीं उठाते है तो उनको चुपचाप सरेंडर करके ना, और आने वाले टाइम में सिर्फ यही है कि खुले लाइन लगने का ही इंतजार करना चाहिए। लेकिन दोस्तों एक दिक्कत और भी है कि अगर मान लो वो ये कदम उठा भी लेते हैं और वो इस्तीफा दिलवा भी देते, तो पहली बात तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो 6 विधायक है जो उनके डिनर में आए थे, और अब उनको ये गलती का एहसास हो रहा है, और वो बीजेपी से माफी मांगने लग रहे हैं कि आगे से हमारी जो वफादारी होगी वो पार्टी के प्रति होगी। तो वो समर्थक है वो राव इंद्रजीत जी के ही हैं। और अगर इस्तीफा देने की बात आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग इस्तीफा नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो फिर उसके बाद राव इंद्रजीत जी के पास बचती है 5 सीट। तो 5 सीट में भी वो गेम खेल सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है कि उनकी जो बेटी है आरती राव जी, वो मुश्किल से 2 या 2,500 से अब की बार जीत पाई है, और उसमें भी बीजेपी के भी वोट थे। तो अगर कल को वो इस्तीफा देके ने अगर दोबारा से चुनाव लड़ते तो वो जो वोट होंगे वो सिर्फ और सिर्फ राव इंद्रजीत जी के होंगे। और मुझे नहीं लगता कि राव इंद्रजीत जी के इतने ज्यादा वोट होंगे कि जो अब की बार बीजेपी के वोट मिलने के बावजूद भी वो 2-2,500 से जीत पाई। तो अगली बार अगर वो निर्दलीय के रूप में या अपनी पार्टी के रूप में चुनाव लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि अतरलाल जी है जो वहां से वो सीट निकालेंगे, आरती राव जी सीट नहीं निकाल पाएंगे। तो फिर बचती है 4 सीट। तो 4 सीट के अंदर वो गेम खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते, ये उन्होंने देखना है। तो मुझे लगता है कि राविंदर जी ने इस चीज को देख लिया होगा, और 4 सीटों के बेस के ऊपर अगर वो सरकार से टकराते हैं, और खासकर बीजेपी जैसी सरकार से टकराते हैं जो कि हर चीज में, हर संसाधन में एक्सपर्ट है, हर संसाधन उसके पास है, ईवीएम से लेकर ना इलेक्शन आयोग या फिर और पैसा या जो कुछ भी है, उतना ज्यादा उस जो बीजेपी के पास है, मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी के पास नहीं है। और अगर राव इंद्रजीत जी इन लोगों से इस्तीफा दिलवा के चुनाव भी लड़ते हैं तो उनका खर्चा भी राव इंद्रजीत जी को ही देना पड़ेगा। और इतना ज्यादा जो संसाधन मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी क्रिएट नहीं कर सकते, और वो ज्यादा उन लोगों के लिए या अपने लिए इतना ज्यादा बड़ा कदम नहीं उठा सकते। और रही बात कैपेसिटी की, तो मुझे लगता है कि राव इंद्रजीत जी की इतनी भी ज्यादा कैपेसिटी नहीं है कि वो चुनाव लड़वा 10-12 सीटों के ऊपर खर्च कर सके और बीजेपी को टक्कर दे सके। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में जो चल रहा है, जैसा चल रहा है वैसा ही रहेगा। और अगर बोल्डनेस दिखाते हैं राव इंद्रजीत जी, तब तो ये पक्का है कि वो सीएम बन सकते हैं। लेकिन बोल्डनेस का मुझे कहीं पर भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि वो ये कदम उठा सकते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा था कि अगर राव इंद्रजीत जी चाहें तो सीएम बन सकते हैं, लेकिन इसमें भी जो इतने रुकावटें हैं, जो बाधाएं हैं, उसको देखते हुए तो यही लग रहा है कि राव इंद्रजीत जी ये कदम नहीं उठा पाएंगे। और उन्होंने चुपचाप अपनी जो राजनीति का 50 साल की राजनीति का सरेंडर करना ही करना पड़ेगा, जो कि वो कर चुके हैं बीजेपी के सामने। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, यही कहना चाह रहा था मैं कि राव इंद्रजीत जी क्या कदम उठाएं तो कैसे क्या हो सकता है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये जो विश्लेषण है ये पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और कमेंट जरूर करें अगर मैं ठीक हूँ तो भी, गलत हूँ तो भी। हाँ, एक बात और, राव इंद्रजीत जी का जो स्टेटमेंट थी भगवानपुर हॉस्पिटल के बारे में, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि अब भगवानपुर हॉस्पिटल का निर्माण है वो नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर भगवानपुर की पंचायत को इस हॉस्पिटल को बनाना है तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है, और वो रास्ता क्या है मैं अपनी आज की ही वीडियो में बताऊंगा। और अगर
भगवानपुर की पंचायत उस रास्ते को अडॉप्ट करती है तो कोई उम्मीद हो सकती है, और अगर नहीं तो भगवानपुर की जो पंचायत है वो भी इस हॉस्पिटल को भूल जाए और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करे। उसके लिए भी उनको दम दिखाना पड़ेगा भगवानपुर की पंचायत को, और वो क्या दम दिखाना पड़ेगा मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, और आपको भी समझ में आएगा कि अगर भगवानपुर की पंचायत ये इस तरह का रास्ता अपनाती है तो हॉस्पिटल बन सकता है, अदरवाइज नहीं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मैं चलते चलते आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।